नमस्कार। आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं बर्कशायर हैथवे की 2011 की शेयरधारक चिट्ठी के कुछ हिस्सों पर। जी हाँ। कोशिश करेंगे वॉरेन बफे के नजरिए को, कंपनी के प्रदर्शन और उनकी जो निवेश की सोच है उसे समझने की। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं प्रदर्शन से, है ना? हाँ, वहीं से करते हैं। 1965 से 2011 तक का जो वक्त था उसमें बर्कशायर की प्रति शेयर बुक वैल्यू में सालाना 19.8% की चक्रवृद्धि वृद्धि हुई। 19.8% सालाना। हाँ, सालाना। और अगर S&P 500 को देखें डिविडेंड के साथ तो वो सिर्फ 9.2% बढ़ा। काफी बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। मतलब आंकड़ों में देखें तो बर्कशायर का कुल लाभ था 5,13,000% से भी ज्यादा। 5,13,000? जी, जबकि S&P 500 का था करीब 6,400%। ये दिखाता है कि वो लंबी अवधि की सोच कितनी शक्तिशाली रही है। बिल्कुल। और बफे खुद कहते हैं कि बुक वैल्यू को, मतलब कंपनी की जो असली कीमत है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका एक मोटा अंदाजा समझना चाहिए। अक्सर असली कीमत उससे कहीं ज्यादा निकलती है, जैसा वो मानते हैं। सही कहा। अच्छा, तो 2011 का साल वैसे काफी अहम था उनके लिए। हाँ, क्या खास हुआ था? देखिए, एक तो उत्तराधिकार योजना पर काम हुआ। टॉड कॉम्स और टेड वेस्लर, ये दो नए निवेश प्रबंधक के तौर पर शामिल हुए। अच्छा। और भविष्य के सीईओ की पहचान भी कर ली गई थी, ऐसा उन्होंने बताया। और अधिग्रहण भी तो हुआ था, लुब्रिजॉल। हाँ, लुब्रिजॉल का अधिग्रहण। और वो जो उनकी 5 बड़ी गैर बीमा कंपनियां हैं। हाँ, वो BNSF, इसकार। जी, इसकार, लुब्रिजोल, मार्मोन और मिड अमेरिकन एनर्जी, इन्होंने मिलकर रिकॉर्ड करीब $9 अरब का प्री टैक्स ऑपरेटिंग मुनाफा कमाया। $9 अरब? ये तो बर्कशायर के बिजनेस मॉडल की ताकत दिखाता है कि अलग-अलग बिजनेस कैसे मिलकर चलते हैं। बिल्कुल। और बीमा कारोबार भी पीछे नहीं रहा। अच्छा। बीमा फ्लोट, मतलब वो पैसा जो प्रीमियम से आता है और जिससे बर्कशायर निवेश कर सकता है, वो बढ़कर $70 अरब हो गया। $70 अरब? जी। और ये लगातार 9वां साल था जब बीमा कारोबार से, मतलब अंडरराइटिंग से मुनाफा हुआ। ये भी कमाल है। और निवेश, बड़े निवेश भी हुए थे? हाँ, 2 बड़े निवेश थे। एक तो बैंक ऑफ अमेरिका में अच्छा। वारंट के साथ $5 अरब का पसंदीदा स्टॉक लिया, और दूसरा IBM में। हाँ, IBM वाला काफी चर्चा में रहा था। जी, करीब $10.9 अरब का निवेश। और बफी ने इसे सिर्फ एक स्टॉक होल्डिंग नहीं, बल्कि एक तरह की साझेदारी की तरह देखने को कहा। साझेदारी मतलब शायद क्योंकि वो कंपनी के भविष्य में एक बड़ा और लंबा दांव लगा रहे थे। बिल्कुल, ये उनके उसी लंबे समय वाले नजरिए को दिखाता है। लेकिन देखिए, वो अपनी गलतियां भी मानते हैं। हाँ, ये उनकी खासियत है। उन्होंने वो एनर्जी फ्यूचर होल्डिंग्स बॉन्ड्स वाले निवेश को एक बड़ी गलती कहा, साफ। अच्छा, क्यों? खासकर इसलिए क्योंकि प्राकृतिक गैस की कीमतें अप्रत्याशित रूप से गिर गईं और उन्हें करीब $1.4 अरब का नुकसान, मतलब राइट डाउन करना पड़ा। ओह, और हाउसिंग मार्केट पर भी उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। ये मानना अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर उनकी क्लेटन होम्स जैसी कंपनियों पर पड़ा, जो घर बनाने के बिजनेस में है। तो गलतियों से सीखना और पारदर्शिता रखना, ये उनके दर्शन का हिस्सा लगता है। जी हाँ, और इसी से जुड़ा है उनका शेयर वापस खरीदने का, मतलब शेयर पुनर्खरीद का नजरिया। हाँ, वो क्या शर्तें बताते हैं? वो कहते हैं कि 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक, कंपनी के पास फालतू नकदी हो, मतलब पर्याप्त फंड हो, और दूसरा, शेयर अपनी असली कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पर मिल रहा हो। सही है। उन्होंने IBM का उदाहरण भी दिया था शायद। हाँ, बिल्कुल। समझाया था कि जब कंपनी सस्ते में शेयर वापस खरीदती है तो जो शेयरधारक लंबे समय तक टिके रहते हैं उनको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी में उनका हिस्सा बढ़ जाता है। समझ गया। अच्छा, अब उनकी वो 3 निवेश श्रेणियों पर आते हैं, वो काफी दिलचस्प हैं। हाँ, वो उनकी सोच का, कह सकते हैं, केंद्र बिंदु है। पहली है मुद्रा आधारित संपत्ति, मतलब बॉन्ड्स, नकदी, ऐसी चीजें। और इन्हें वो क्या मानते हैं? इन्हें वो सबसे खतरनाक मानते हैं। खतरनाक? नकदी और बॉन्ड, ऐसा क्यों? महंगाई की वजह से मुद्रास्फीति। उन्होंने बताया कि 1965 से डॉलर की खरीदने की ताकत, क्रय शक्ति 86% गिर गई। 86%? हाँ, तो आज की जो कम ब्याज दरें हैं उन पर ये बॉन्ड और नकदी आपके पैसे की कीमत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। बात तो सही है। अच्छा, तो दूसरी श्रेणी अनुत्पादक संपत्ति, जैसे सोना? जी, जैसे सोना। सोने की कीमत इस पर निर्भर करती है कि भविष्य में कोई उससे आपसे ज्यादा कीमत पर खरीदने को तैयार होगा या नहीं। वो खुद कुछ पैदा नहीं करता।
बफे ने एक जबरदस्त तुलना भी की थी कि दुनिया में जितना सोना है उसकी कुल कीमत से, जो करीब 9.6 ट्रिलियन डॉलर है, हाँ, उससे आप अमेरिका की पूरी खेती की जमीन खरीद सकते हैं। साथ में 16 एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनियां भी खरीद सकते हैं। 16 एक्सॉन ओगिव और सारी खेती की जमीन। हाँ, और उसके बाद भी आपके पास 1 ट्रिलियन डॉलर बच जाएगा। वाह, ये तुलना तो आंखें खोल देती है। हाँ। तो फिर उनकी पसंदीदा श्रेणी कौन सी हुई? तीसरी, उत्पादक संपत्ति, मतलब ऐसे बिजनेस, खेत या रियल एस्टेट जिनसे लगातार कुछ न कुछ उत्पादन होता है, नकदी आती है। जैसे कोका कोला, IBM या उनके अपनी सीज कैंडीज। ये ऐसे व्यवसाय हैं जो आउटपुट देते हैं, पैसा कमाते हैं और महंगाई के बावजूद अपनी क्रय शक्ति बनाए रख सकते हैं। अच्छा, बफे इन्हें स्पष्ट विजेता और सबसे सुरक्षित मानते हैं लंबे समय के लिए। तो कुल मिलाकर बर्कशायर का जो दर्शन है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अच्छे व्यवसायों को चुनना, उन्हें समझना और फिर मुश्किल वक्त में भी उनका साथ निभाना है। बिल्कुल सही। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या व्यवसायों को हमेशा अच्छे बुरे समय में बनाए रखने की ये जो प्रतिबद्धता है, हाँ, भले ही वो कभी-कभी थोड़ा कमजोर प्रदर्शन करे, क्या ये उस रणनीति से बेहतर है जहां आप सिर्फ पूंजी को फटाफट सबसे मुनाफे वाली जगह पे लगाते जाते हैं? मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाम प्योर कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी। जी। क्या लंबे समय तक साथ निभाने का ये वादा आखिरकार ज्यादा स्थायी मूल्य और एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाता है, भले ही छोटी अवधि में ऐसा ना लगे? ये बाकी एक गहरा सवाल है जिस पर निवेशक और कंपनियां सोच सकती हैं।